ओके वेलकम। तो आज हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियोग्राफी टेस्टिंग। अब इस मेथड को इंपॉर्टेंट मेथड क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है बिकॉज रेडियोग्राफी टेस्टिंग हमें आज हमने रेडियोग्राफी टेस्टिंग किया है, उसकी जो भी रिपोर्ट आती है वी कैन यूज दिस रिपोर्ट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। इस रिपोर्ट को हम परमानेंट रिकॉर्ड की तरीके से यूज करते आ रहे हैं लंबे टाइम से। हमने रेडियोग्राफ कराया, रेडियोग्राफ कराने के बाद जो फिल्म आती है, आपने कभी एक्सरे कराया होगा, वो फिल्म आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हो और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे 5 साल बाद 10 साल बाद चेक कर सकते हो कि अगर मान लो आपको कोई बीमारी निकल के आ गई, आपने अल्ट्रा एक्सरे कराया, कहीं बोन में क्रैक नहीं है, आपको ओके लगा, 5 साल बाद कराया, बीच में कभी गिरे नहीं, उसमें बोन में क्रैक सा आ गया है, तो आप दोनों रिपोर्ट को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, देखोगे कि कहीं उसमें था नहीं, फिर पता चलेगा, बहुत ध्यान से देखा जाएगा तो हो सकता है वहां पे कहीं पहले कुछ इंडिकेशन आपको मिल जाए। सो वी यूज दीज रिपोर्ट्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। इंडस्ट्री में कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले वेल्डिंग करने के बाद उसका रेडियोग्राफ करके फिल्म को स्टोर कर लेते हैं। 5 साल बाद कोई भी एक्सीडेंट होता है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, तो ब्लेम उठता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छा नहीं किया, उसने वेल्डिंग अच्छी नहीं की। तो हम क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को एज अ रेफरेंस चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, अभी की रेडियोग्राफी कराने के बाद। तो उस रेडियोग्राफी में अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो हो सकता है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ज्यादा प्रेशर के कारण पाइपलाइन में दिक्कत आ गई हो, या किसी और रीजन से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या किसी और रीजन से वहां पे क्रैक जनरेट हो गया हो। सो वी यूज दीज रिपोर्ट्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। इसके लिए ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियोग्राफी टेस्टिंग एनडीटी में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफी, विजुअल टेस्टिंग एंड सो मेनी अदर एडवांस टेक्निक्स एज वेल। Out of these NDT techniques, 5 conventional techniques are: visual testing is number one। सबसे पहले हम visual testing करेंगे, visual inspection करेंगे, देखेंगे डिफेक्ट है नहीं है, डिफेक्ट है तो बाकी इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, डिफेक्ट नहीं है तब हम देखेंगे कि कौन सा टेक्निक करना है। ओके, सरफेस डिफेक्ट देखना है, सब सरफेस डिफेक्ट देखना है, या फिर उसके अंदर का भी डिफेक्ट देखना है, इंटरनल डिफेक्ट देखना है। तो अगर बात आती है इंटरनल डिफेक्ट देखने की, या किसी भी डिफेक्ट का हमें वॉल्यूम पता करना है, उस केस में हम आइदर वील यूज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और वील यूज रेडियोग्राफी टेस्टिंग। इंडस्ट्री में जहां पे अपनी भाई जो हमने काम किया उसे प्रूफ करना है, फ्यूचर के रिकॉर्ड के लिए रखना है, वहां हम रेडियोग्राफी करते हैं। बाकी जहां हमें खुद से इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए, उधर हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करके देख लेंगे डिफेक्ट आया है नहीं आया है। अब इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्यों करेंगे? बिकॉज इसमें एक तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, इसलिए हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर लेते हैं फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, और अगर हमें परमानेंट रिकॉर्ड की इतनी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बाकी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, TUF, TLIUT, PAUT, these are advanced version of ultrasonic testing. Okay, time of flight diffraction, long range ultrasonic testing and phase array ultrasonic testing, बाकी की तो फुल फॉर्म लिखी हुई है। So the radiographic process, तो क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज आर सिमिलर। ओके, नेचर ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज आर सिमिलर। रेडिएशन जो निकलता है रेडियोग्राफ करने के लिए दो तरीके से निकलता है, उसके दो सोर्स होते हैं, ठीक है। हम जो मेडिकल में कराते हैं अपना रेडियोग्राफ, वहां पे हम कौन सा सोर्स यूज करते हैं? एक्सरे। इंडस्ट्री में भी एक्सरे यूज करते हैं, बट एक्सरे से ज्यादा हम यूज करते हैं गामा रेज। दो अलग अलग सोर्स हैं, दोनों से जो रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, तो दो सोर्स है रेडिएशन निकलने के, एक्स-रेज और गामा रेज आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट देयर सोर्सेस। रेडिएशंस आर सिमिलर, बस उनके सोर्स अलग अलग है, जहां से रेडिएशन निकल रहा है वो अलग अलग है। थर्ड पॉइंट इज पेनिट्रेटिंग, आयनाइजिंग एंड हैव शॉर्ट वेवलेंथ। इनका नेचर कैसा होता है? पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मींस टू एंटर इनसाइड,
पेनिट्रेट मतलब टू एंटर इनसाइड, किसी चीज के अंदर एंटर हो जाना। तो इनका नेचर होता है किसी भी चीज के अंदर एंटर हो जाती है, मतलब ये दीवार है, दीवार को भी क्रॉस कर जाएंगे। ओके, देन आयनाइजिंग, व्हाट डज इट मीन आयनाइजिंग? जब किसी भी मैटर या एटम में से इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर जाता है, निकल जाता है, तो हमारा मैटर क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। तो दे हैव आयनाइजिंग नेचर एंड हैव शॉर्ट वेवलेंथ। तो इनकी वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट। वेवलेंथ शॉर्ट किस कंडीशन में होती है? शॉर्ट वेवलेंथ रहेगी तभी सब पेनिट्रेट कर पाएगा। नहीं, वेवलेंथ शॉर्ट कैसे होती है? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ शॉर्ट। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ज्यादा। पेनिट्रेट मटेरियल ओपेक टू लाइट, व्हाट डज इट मीन ओपेक? आर पार ना हो। ओके, तो ऐसी चीज को भी आर पार ये चली जाती है जहां पे लाइट एंटर ना कर पाए, जिसके आर पार हम ना देख सके। ओके, सो दे कैन पेनिट्रेट इनटू द मटेरियल व्हिच आर ओपेक टू लाइट। देन फोटॉन्स आर सिमिलर टू लाइट। इसका जो स्मॉलेस्ट फोटोन होता है ना, वो कैसा होता है? वो लाइट के सिमिलर होता है। और सिर्फ सिमिलर ऐसा ही नहीं कि लाइट जैसे हम देख नहीं पाते कि लाइट क्या है, इसे भी नहीं देख पाएंगे कहां से रेडिएशन जा रहा है, बट इसकी जो स्पीड होती है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक नेचर होता है। अब जब आपने पढ़ा है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में पढ़ा है, करंट ट्रेवल कर रहा है तो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं इसमें। ओके, दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। और इस तरीके से इसकी जो स्पीड होती है, इट्स स्पीड इज सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की क्या स्पीड है? मोटा मोटा बात किया जाए तो अर्थ का एक सेकंड में 8 चक्कर लगा लेना, अर्थ का एक सेकंड में 8 चक्कर लगा लेना, इतनी स्पीड होती है लाइट की। अर्थ कितना बड़ा है हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट? तो इतनी तेज स्पीड से ये ट्रेवल करती है। आयनाइज मेटल एंड लिबरेट इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा तो मेटल हमारा आयनाइज हो जाएगा। एक्सरेज गिव बेटर क्वालिटी देन रेडियोग्राफी। एक्सरे और रेडियोग्राफी में एक्सरे की सेंसिटिविटी जो होती है वो अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू गामा रेज। गामा रेज लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? एक्सरे की क्वालिटी बेटर होती है एज कंपेयर टू गामा रेज। बट इंडस्ट्री में हम फिर भी गामा रे ज्यादा यूज करते हैं। एनी गेस? पता है किसी को? बहुत ज्यादा कम होता है इसका फ्रीक्वेंसी। इंडस्ट्री में गामा रे ज्यादा क्यों यूज करते हैं? हार्मफुल तो गामा ज्यादा होती है, एक्सरे कम हार्मफुल होती है, फिर भी गामा रेज क्यों यूज करते हैं? नो आइडिया। सर मेटल मेटल को डिटेक्ट करना वो जैसे कि रदरफोर्ड ने किया था तो। ओके, आई विल एक्सप्लेन। गामा रे की जो इक्विपमेंट है, उसको ना बिजली देना है ना पानी देना है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लस दूसरी चीज, उसका जो इक्विपमेंट है वो फ्रेजाइल नहीं है। फ्रेजाइल मीन्स, जो फ्रेजाइल मतलब जो टूट जाए, है ना? मतलब उसका फ्रेजाइल नहीं है। गामा रे फ्रेजाइल नहीं है, ठीक है? वो इक्विपमेंट आप उठा के ऐसे यहाँ से पटक दोगे, कोई नो प्रॉब्लम। बट एक्सरे का है, जैसे अभी टीवी और मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेंसिटिव जो होते हैं उनको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, ऐसे ही गामा रे। सो गामा रे इज फ्रेजाइल, इट कैन ब्रेक डाउन। ओके, इसलिए गामा रे को हम फ्रीक्वेंटली लेके इधर उधर नहीं ट्रेवल कर सकते। करने को करते हैं, जहां पे साइड पे आता है कि गामा रे ही करना है, सेंसिटिविटी बहुत अच्छी चाहिए, डिफेक्ट छोटे से छोटा डिफेक्ट देखना चाहिए, उस समय हम गामा रे लेके ही ट्रेवल करेंगे। बट नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए हम, सॉरी, हाँ, तो जहां पे हमें छोटी छोटी सेंसिटिविटी चाहिए उधर हम एक्सरे यूज करेंगे, और जहां हमें मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन है उधर हम गामा रे यूज करेंगे। सर इतना मतलब प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट रेगुलेट करने के लिए नहीं देती है, क्या जा सकते हैं गुड अगर क्वेश्चन। गामा रे। गामा रे हजार्डस है। हजार्डस इसका मतलब ये नहीं है कि डरना नहीं है, काम नहीं करना है। आई माई सेल्फ स्टिल आई गो ऑन द साइट एंड आई वर्क इन रेडियोग्राफी विद गामा रे। ओके, तो गामा रे से डरना नहीं है। हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है सेफ्टी कैसे मेंटेन करें। एंड सेफ्टी का कभी ये मतलब नहीं है कि कंपनी मुझे जूता देगी, कंपनी मुझे सेफ्टी जैकेट देगी, ये मतलब नहीं है। सेफ्टी कम्स फ्रॉम हियर।
ओके, कैसे सेफ्टी हमें मेजर करना होता है ये हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सेफ्टी मतलब जहां रेडिएशन रिलीज हो रहा है, जहां से, जिस पॉइंट से, हमें वहां से एक सर्टेन डिस्टेंस अगर मेंटेन कर लेते हैं और हमारे और रेडिएशन के बीच में अगर कोई वॉल आ गई या कोई हाई डेंसिटी का ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या हो गया, रेडिएशन, वो जो ऑब्जेक्ट है बीच में आया है या वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इतने में रेडिएशन धीरे धीरे कम होने लगी। हम इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं तो हम सेफ हैं। इस डिस्टेंस को टेक्निकली बोला जाता है कॉर्डन ऑफ डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? कॉर्डन ऑफ डिस्टेंस। इस वर्ड को आपको याद रखना है। सेफ्टी के बारे में जब आपको रेडिएशन सेफ्टी पढ़ाया जाएगा उसमें इस टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट किया जाएगा। एक्सरे में पावर की रिक्वायरमेंट रहती है प्लस कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, और गामा रेज में ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। Now, electromagnetic radiation, the radiation used is high energy short wavelength version of electromagnetic radiation we see every day. Visible light are of same family of X-ray and gamma ray. तो रेडिएशन जो होता है हमारा निकलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है और वेवलेंथ कम रहता है। ठीक है, वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ रहता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है ना, दो वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म दोनों चीज साथ साथ पैरेलली ट्रेवल करती है। इसमें दोनों में वेरिएशन होता है, कहीं हमारी इलेक्ट्रिक ज्यादा रहती है, कहीं मैग्नेटिज्म ज्यादा रहता है। ओके, तो ये सिमिल्टेनियसली इस तरीके से चलते रहते हैं, कंटिन्यूस इनका मूवमेंट होता रहता है। और बहुत फास्ट है, स्पीड कैसी है? लाइट की स्पीड के बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोर्स है, दिस इज सोर्स। सोर्स आप समझ लें जहां से रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन निकला, दिस इज आवर वर्क पीस। ये हमारा क्या है? वर्क पीस है। नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं देख सकते। ओके, ये देखें, ये हमारा रेडिएशन यहां से निकल रहा है, दिस इज वर्क पीस। ये वर्क पीस है, वर्क पीस पे रेडिएशन पड़ा। अब वर्क पीस एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन, और नीचे हमारा क्या है? फिल्म है, जिस फिल्म पे इमेज कैप्चर होगी। तो इस फिल्म पे हमें डिफेक्ट अगर कोई भी होगा वो दिख जाता है। अब इसको हम रियल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कभी किसी की एक्सरे की फिल्म देखी है? सबने देखी होगी। अगर हाथ के एक्सरे की बात की जाए तो हाथ के एक्सरे में हमें क्या दिखाई देता है फिल्म के ऊपर? बोन्स। बोन की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मसल्स। ठीक है, तो जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझे? जहां वहां रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जहां डेंसिटी कम है वहां रेडिएशन कम एब्जॉर्ब होगा, और रेडिएशन डायरेक्ट सीधे पहुंच जाएगा फिल्म पे। रेडिएशन अगर सीधे फिल्म पे पहुंच रहा है तो वहां पे डार्क इमेज फॉर्मेशन होगी। इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? डार्क, जहां रेडिएशन पहुंच गया। जहां रेडिएशन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अभी तो वो बोन को ही क्रॉस कर रहा है ना, तो नहीं पहुंच पाया, वहां पे लाइट इमेज रहती है। So due to density difference, we can identify flaws in radiography. क्लियर हो गया? और अगर आपने रेडियोग्राफी का, जब हम जाते हैं मेडिकल में, तो वहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में हमारा एक्सरे हो जाता है। वो बटन दबाते हैं तुरंत हो जाता है। तो वो इतना पावरफुल होता है कि अगर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के ज्यादा टाइम के लिए अगर चला देंगे तो पूरी इमेज काली काली आ जाएगी। अगर उन्होंने ज्यादा देर तक एक्सपोजर दे दिया तो पूरी इमेज कैसी हो जाएगी? ब्लैक कलर की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन क्रॉस करके हमारी बॉडी को पूरा क्रॉस करके फिल्म तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए टाइमिंग इज वेरी क्रिटिकल। हमें पता होना चाहिए कि कितने देर तक हमें रेडिएशन देना है। इट डिपेंड्स ओवर द डेंसिटी ऑफ द पार्ट, की पार्ट की डेंसिटी कितनी है। क्लियर है? रेडिएशन देने से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे पैर मटेरियल पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, रेडिएशन हम लोग मरीन में यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रीज में रेडिएशन करना अलाउड है, वो भी नाइट टाइम में, डे टाइम में नहीं, बिकॉज डे टाइम में वर्कर होते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस तक वहां पे कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, डे टाइम में इट्स नॉट अलाउड।
नहीं, रेडिएशन देखो, अगर एक्सरे की बात की है, मशीन ऑन किया रेडिएशन निकल रहा है, मशीन बंद किया रेडिएशन रुक गया। गामा रेज में कंटिन्यूस एमिशन होता है रेडिएशन का, उसे हम नहीं रोक सकते। मटेरियल में बंद कर दिया, नहीं, खत्म हो गया। उसमें ऐसा नहीं है कि वो एब्जॉर्ब करके रखेगा रेडिएशन। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ ओवरव्यू ऑफ, कोई पूछ रहा है कुछ? इसका प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल नहीं है, इसके कई सारे प्रिंसिपल हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग के। एक तो हो जाता है डेंसिटी डिफरेंस। अक्सर करके इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफी टेस्टिंग। कई लोग ये सुनना चाहते हैं इट्स प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस, जबकि सिर्फ एक प्रिंसिपल इसको डिफाइन नहीं करता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ये हम आगे कवर करने वाले हैं। प्रिंसिपल, देखो इसका प्रिंसिपल आपका सबसे पहला तो आ गया हमारा एक्सरे। ओके। एक्सरे निकलेगा तो एक्सरे में क्या होता है, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। या गामा रे होगा, वो भी स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी एक प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल हो गया हमारा डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि फिल्म में जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस से चेक करते हैं। बाकी स्मॉल स्मॉल कई सारे कंसंट्रेशन इसमें आगे आते रहेंगे, वो सारे प्रिंसिपल मैं आपको नोट कराता रहूंगा कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। डेंसिटी डिफरेंस आप नोट कर लो, कॉमनली इसी को मतलब लोग कंसीडर करते हैं, बट सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस अगर आप बोल दोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक्सरे और गामा रेडिएशन इज इम्पोज्ड अपॉन अ टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये हम टेस्ट ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, रेडिएशन ट्रांसमिटेड टू वेरिंग डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग। ओके। अगर देखो मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है ना, तो हमारी जो रेडिएशन ट्रेवल कर रही है, अगर रेडिएशन पावरफुल नहीं है तो पूरा ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। वो कई बार आधे से ही डेविएट हो जाती है, वापस हो जाती है, अगर रेडिएशन पावरफुल नहीं है। ठीक है। तो रेडिएशन हमारा इतना पावरफुल होना चाहिए कि उस डेंसिटी को पार करके फिल्म तक पहुंच जाए। थिनर एरियाज और लो डेंसिटी मटेरियल शोज अ डार्कर एरिया ऑन द रेडियोग्राफ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। थिकर एरियाज एंड हायर डेंस मटेरियल shows a lighter area on the radiograph, already explained. Applicable on metals, non metals and composites, ये हर एक मटेरियल पे हम इससे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया, डेंसिटी डिफरेंस। अभी आप लोग को शब्द पे मत जाओ क्या लिखा है, हमें सिर्फ फोटो फोटो इधर बैठाना है जिससे आप कहीं भूलो नहीं। तो अगेन वही फोटो आ गया, यहाँ से रेडिएशन रिलीज हो रहा है, दिस इज वर्क पीस। बीच में कोई डार्क सा दिख रहा है। ओके। मतलब मान लो ये वॉइड है, या अंदर कुछ ऐसी चीज रह गई जिसकी डेंसिटी कम है एज कंपेरिजन टू मेटल। ठीक है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे देखो ये थिन है, यहाँ डार्क इमेज आ गया, इधर फिल्म बाहर निकला हुआ तो पूरा काला हो गया। इधर थिकनेस ज्यादा है तो लाइट इमेज आया, और बीच में हमने बात किया कि ये एम्प्टी स्पेस है तो यहाँ पे भी डार्क इमेज आ गया। मतलब जहां रेडिएशन जल्दी पहुंच जाएगा, पूरा पहुंच गया, वहां डार्क, और जहां नहीं पहुंच पाया है वहां पे लाइट इमेज आएगा। Principle of radiography. Radiographic inspection is based upon the principle that the different material exhibit different absorption and a discontinuity will absorb different radiation. तो अगर definition की बात की जाए तो यहाँ पे आपको definition देख सकते हैं, इसे note down कर लो। Radiographic inspection is based on the principle that different materials exhibit different absorption and a discontinuity will absorb different radiation. This is principle for radiography. अलग अलग मटेरियल का एब्जॉर्प्शन लेवल अलग अलग होगा। ओके।
और डिसकंटिन्यूटी का एब्जॉर्प्शन लेवल अलग होगा, जिसके कारण अलग अलग इमेज फॉर्म होती है, अलग अलग टाइप की, कहीं डार्क कहीं लाइट। सो ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना, इसको समझ लेना। अलग अलग मटेरियल का एब्जॉर्प्शन लेवल अलग अलग होता है और डिसकंटिन्यूटी का एब्जॉर्प्शन लेवल अलग होता है, जिसके कारण डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है हमारी फिल्म के ऊपर और हम डिफेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफी टेस्टिंग, सो प्रिंसिपल इज अलग अलग मटेरियल का एब्जॉर्प्शन लेवल अलग अलग होगा और जहां पे डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी होगा उसका एब्जॉर्प्शन लेवल अलग होगा, जिसके कारण हम फिल्म के ऊपर डेंसिटी डिफरेंस देख पाएंगे और हमें डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफी टेस्टिंग। ये इमेज दिख रही है सबको? मान लो ये वर्कपीस है हमारा, वर्कपीस के ऊपर दिस इज वेल्डेड पार्ट, वेल्डेड पार्ट के ऊपर यहाँ कुछ रखा हुआ है, आई क्यू आई लिखा है। आई क्यू आई, आई क्यू आई का मतलब होता है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हम रेडियोग्राफी जो हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, तो लंच के बाद आप आना, मतलब क्लास खत्म होने के बाद। तो इसमें क्या होता है, हमें रेडियोग्राफ जो कर रहे हैं, हमें मान लो पता करने की सबसे छोटे किस साइज का डिफेक्ट हमें दिखेगा फिल्म में, ये हमें पता होना चाहिए, और किस साइज से छोटा डिफेक्ट नहीं दिखेगा। तो IQI क्या होता है, IQI कई टाइप के आते हैं इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, बट हम इसमें अभी बात करते हैं वायर टाइप IQI की, वायर टाइप IQI। एक IQI में 5 से 6 वायर रहेंगे। ओके, उस वायर का अलग अलग, वायर का अलग अलग साइज होगा। क्या साइज होगा आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम समझ लेते हैं एग्जांपल। 1 mm एक वायर हमारा 1 mm का है, दूसरा 2 mm, तीसरा 3 mm, 4 mm, 5 mm, इस तरीके से 5 वायर फॉर एग्जाम्पल। पांचों वायर की एक छोटी सी प्लेट है प्लास्टिक में रखे हुए, वो हमने इसके ऊपर रख दिया। हमें अपने जब हमने रेडियोग्राफ किया, हमें उसमें वायर नंबर 3 4 5 दिखा, 3 वायर दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है, जो सबसे छोटा डिफेक्ट हम देख पा रहे हैं वो 3 mm का है। समझे इतना? जो हमें वायर दिखाई दिया फिल्म के ऊपर, इसका मतलब सबसे छोटा डिफेक्ट जो हम देख पाएंगे वो उसी साइज का देख पाएंगे जिस साइज के वायर से बड़े वाले वायर हमें दिखाई दिए। कंसेप्ट क्लियर? फिर ये IQI हम रखते हैं वेल्डिंग के ऊपर, ओके, या फिर फिल्म सोर्स के साइड, जिधर सोर्स है उस तरफ, और नीचे लगाते हैं फिल्म। यहाँ से रेडिएशन हमने दिया, रेडिएशन देने के बाद इसमें एक्सपोज हो गया हमारा फिल्म, उसके बाद हम इसे डेवलप कर लेते हैं और फिल्म के ऊपर हमें फिर डिफेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सेम चीज है जो आपको बताया, यहाँ पे देखो थिकनेस कम है तो डार्क इमेज है, थिकनेस ज्यादा है तो लाइट इमेज है। क्लियर? नेक्स्ट इज radiography use penetrating x-rays and gamma rays to examine material and products defect और इंटरनल फीचर। तो रेडियोग्राफी को हम यूज करते हैं, एक्सरे गामा रे को यूज करते हैं जो कि मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और जिससे हम डिफेक्ट को देख पाएंगे। अभी ये जो इमेज आपको देख रही है, ये एक्सरे किस तरीके से जनरेट होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिलामेंट है, जैसे अपना बिजली का बल्ब होता था पहले टाइप का, वो फिलामेंट है। ये फिलामेंट हीटअप होता है, गर्म होता है। जब ये फिलामेंट हीटअप होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। लिबरेट करना मतलब निकलना। ओके, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हीट एनर्जी निकलती है, दो चीजें निकलती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सामने वाली जो स्क्रीन दिख रही है इस पे जाके बम्बार्ड करती है, इस पे जाके स्ट्राइक करती है।
ये जो स्क्रीन बनी होती है ये है टंगस्टन मटेरियल की। किस मटेरियल की? टंगस्टन। इस टंगस्टन मटेरियल के पीछे होता है कॉपर कॉइल, जैसे पंखे में लगा होता है ना कॉपर, इस तरीके की कॉपर कॉइल होती है। इस टंगस्टन मटेरियल पे जब हमारी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करती है, स्ट्राइक करती है, तब वहां से और ज्यादा हीट निकलती है और ज्यादा रेडिएशन निकलती है वहां से। ठीक, ये रेडिएशन कैसी होती है? एक्सरे रेडिएशन होती है। इस रेडिएशन को हमें जिस डायरेक्शन में डाइवर्ट करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे जो ये है शेप साइज दे देते हैं। हमें पैनारोमिक करना है तो जो पेंसिल के आगे वाली होता है ना, पेंसिल के आगे जहाँ पे पॉइंट होता है उस शेप में रहेगा, तो क्या है चारों तरफ 360 डिग्री में रेडिएशन रिलीज कर देगा। एक तरफ रेडिएशन रिलीज करना है तो इस तरीके का दे देंगे, इस पे स्ट्राइक किया नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम इसका डिजाइन रहता है। रेडिएशन रिलीज होती है, वो मेटल मेटल पे पड़ेगी, मटेरियल पे पड़ेगी, नीचे फिल्म लगा होगा, फिल्म एक्सपोज हो जाएगा। इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पतला है, डेंसिटी कम है तो यहाँ पे डार्क इमेज है, यहाँ पे थिक ज्यादा है तो लाइट इमेज है। अगेन सेम थिंग, ये हमारा वेल्ड प्लेट है, ये वेल्डिंग हो रखी है, बीच में यहाँ पे कैविटी है और लैक ऑफ फ्यूजन है। ओके, तो कैविटी जहाँ पे है मतलब एम्प्टी स्पेस, लैक ऑफ फ्यूजन मतलब वहां पे वेल्ड और हमारा बेस मेटल जो है वो नहीं मिला अच्छे से, तो यहाँ पे भी एक तरीके का गैप है, स्पेस है, तो यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस है एक तरीके से, तो यहाँ भी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम है तो डार्क इमेज आ गया, डार्क इमेज आ गया, हमें पता चल गया कि यहाँ डिफेक्ट है। सेम, क्लियर है ये? सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे फ्लॉ है। फ्लॉ आप कह सकते हो कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, जहाँ एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पे डार्क इमेज आ गया। डार्क इमेज आया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमें इमेज दिखाई देती है। अब देखो दो डिफेक्ट हैं मटेरियल के अंदर, एक का साइज छोटा है एक का साइज बड़ा है। जो छोटे वाला साइज है इसका वाइट इमेज क्यों आ रहा है? हाँ आप बताओ, खड़े हो जाओ। जो छोटा वाला डिफेक्ट है इसका साइज लाइट कलर का क्यों है? छोटे वाले की डेंसिटी ज्यादा है, उससे क्या होगा? अभी आप कह रहे हो डेंसिटी ज्यादा है, आपने बोला ना इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इमेज लाइट कैसे हो गया? हाँ, डेंसिटी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी इसलिए कह रहे हैं। डेंसिटी ज्यादा है तो मतलब रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी इस वजह से जो है ठीक, लाइट। डेंसिटी ज्यादा है तो रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। ठीक, आप सही बता रहे थे, लेकिन जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया डर गए। इस फियर को खत्म कर देना है। क्लियर? कई बार आपको आंसर पता रहता है बट इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा, आप डर जाओगे, चुप हो जाओगे। अंडरस्टूड? सिट डाउन। यहां इसकी डेंसिटी कम है, भले डिफेक्ट बड़ा है, एरिया बड़ा है, उसकी डेंसिटी कम है। ओके, तो ये एब्जॉर्ब कम कर पाएगा रेडिएशन को, तो इसलिए इसकी इमेज डार्क है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, भले ये छोटा सा है, तो इसके लिए इसकी इमेज लाइट आ गई। वेल्डिंग में कई बार इस तरीके के लाइट स्पॉट आ जाते हैं। वो कौन सी वेल्डिंग होती है जिसमें हमें डिफेक्ट ब्लैक कलर की जगह व्हाइट कलर का दिखाई देगा? किस केस में वेल्डिंग के अंदर डेंसिटी ज्यादा हो जाती है? हम्म, आर्क में? कैसे? टंगस्टन इंक्लूजन। मटेरियल साइंस सब लोग अच्छे से पढ़ लो, वेल्डिंग प्रोसेस अलग से पढ़ लो, कोर्स में आएगा बट अलग से पढ़ लो उसे, अभी बहुत जरूरी। टंगस्टन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार टंगस्टन इंक्लूजन रह जाता है, तो वहां पे क्या रहेगी वेल्डिंग? बिल्कुल वाइट आएगी। वाइट आएगी इसका मतलब टंगस्टन इंक्लूजन है। ओके, आप रेडियोग्राफ कर रहे हो, आपके पास वर्कपीस आया, आपको नहीं पता इसमें कौन सा वेल्डिंग हुआ है क्या हुआ है, बट आपका अगर वहां पे लाइट इमेज आ गई शार्प वेल्डिंग के बीच में, इसका मतलब टंगस्टन इंक्लूजन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सोर्स है, एल्यूमिनियम रखा है, Fe, कॉपर, लेड, ये
4 मटेरियल रखे हैं, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है, इसके लिए डार्क इमेज है। इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो हल्का सा डार्क इसका कम है। कॉपर की डेंसिटी और कम है। सॉरी 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 सॉरी, इधर डेंसिटी बढ़ रही है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, कॉपर की और ज़्यादा है, लेड की और ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा लाइट इमेज, कम अब्जॉर्ब करेगा डार्क इमेज। अब यहाँ पे देखें, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इस तरीके से आया हुआ है। तो जब हम रेडिएशन रिलीज करते देते हैं, उस समय क्या करना है कि हमने ज़्यादा रेडिएशन दे दिया तो पूरा इमेज कैसा आ जाएगा, डार्क डार्क आ जाएगा। कम दिया तो कैसा आएगा, लाइट लाइट आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना टाइम एक्सपोज करना है, कितने टाइम के लिए रेडिएशन देना है। इन इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी वी यूज एक्सरे एंड गामा रे। एक्सरे इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होता है और गामा रे जो होता है वो अनस्टेबल आइसोटोप होता है, जो कि कंटिन्यूसली रेडिएशन रिलीज करता रहता है, जिस रेडिएशन को हम रोक नहीं सकते, बंद भी नहीं कर सकते। ये देखें, फिल्म को इस तरीके से रीड करते हैं हम, डार्क एटमॉस्फेयर में रीड करते हैं। फिल्म व्यूअर आता है जिसके पीछे से लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा रहती है, उसके ऊपर फिल्म रख के रीड करते हैं। अगेन रेडिएशन सोर्स दिखाया हुआ है, दो टाइप के रेडिएशन सोर्स हैं, दिस इज एक्सरे एंड दिस इज गामा रे। यहां पे देख सकते हैं डेंसिटी कम है डार्क इमेज, डेंसिटी ज्यादा है लाइट इमेज। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेडियोग्राफी? परमानेंट रिकॉर्ड। दूसरा है इंटरनल फ्लॉज, इंटरनल डिफेक्ट हम देख सकते हैं। तीसरा है कैन बी यूज्ड ऑन मोस्ट मटेरियल, मैक्सिमम मटेरियल के ऊपर हम इससे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट इमेज ऑफ द फ्लॉ, फ्लॉ जैसा भी होगा, जैसा भी शेप साइज होगा वैसा हमें दिख जाएगा। फिर रियल टाइम इमेजिंग। इमेजिंग तो कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज रियल टाइम इमेजिंग? व्हाट इज रियल टाइम इमेजिंग? उसी समय डिफेक्ट देख लेना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी जैसे कि हम एक्सरे करते हैं तो क्या होता है, पहले हम रेडिएशन रखेंगे, मटेरियल बीच में आएगा और नीचे फिल्म होगा, फिर उस फिल्म को लेके जाते हैं, हम डिप करते हैं, ठीक है, अपना, और फिर उसे देखते हैं कि डिफेक्ट आया नहीं आया। तो रियल टाइम इमेजिंग कैसे? ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। अभी क्या है, एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं मार्केट में। हम लोग जैसे ही अपना कैमरा लगाएंगे, तुरंत ही विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड वी कैन सी द स्ट्रक्चर और डेंसिटी डिफरेंस ऑन आवर मॉनिटर, ठीक है। इसे बोलते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने कैमरा लगाया तुरंत हमारे अपनी स्क्रीन पे उसकी इमेज देख सकते हैं, दैट इज रियल टाइम इमेजिंग। थोड़ा जोर से बोलो। कोई आंसर कर पाएगा इस क्वेश्चन को? सर पूरा इंटरनल मटेरियल को स्कैन कर रहा है, इसलिए जो है वॉल्यूम। ये कह रहे हैं 2D इमेज बनेगा तो वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? सर इंटरनल डिफेक्ट हम पता कर रहे हैं, इंटरनल डिफेक्ट जो मतलब कोई मटेरियल है उसका एक वॉल्यूम होता है पूरा सर, और वो पूरा मतलब कि पूरे वॉल्यूम को जो है एक तरह से मतलब इंस्पेक्ट करने का। आपके इनके आंसर से आप सेटिस्फाई हुए? कोई और बेहतर आंसर? कुछ हद तक सही बोले हो, आगे क्लियरिटी नहीं है आंसर में। देखो, जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट की एक डेंसिटी होगी, ठीक है, डिफेक्ट की डेंसिटी होगी। अगर इमेज ज्यादा डार्क है, इसका मतलब क्या है, हमारा वहां पे ज्यादा ब्लैंक इमेज है, ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, मतलब डेंसिटी ऊपर कम है। इमेज की डार्कनेस से और इमेज की लाइटनेस से हम पता लगाएंगे कि कितने वॉल्यूम का डिफेक्ट है। वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट वॉल्यूम, बट वी कैन गेट एन आइडिया कि कितना वॉल्यूम इसका होगा। क्लियर?
आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो इससे नहीं पता चलेगा, आपको साइज पता चलेगा, हाँ यहाँ से लेके इस शेप में है डिफेक्ट। ओके, तो उससे आपको एक लगभग एरिया मिल गया, और एरिया मिल गया वहां से, फिर डेंसिटी डिफरेंस जो आ रहा है उससे आप वॉल्यूम का अंदाजा लगाएंगे। दो ओरिएंटेशन में भी आप कर सकते हैं। ओके, दो ओरिएंटेशन में भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हेल्थ हजार्ड, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, रेडिएशन लगेगा तो हमें कैंसर हो सकता है। ओके, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम, आई कैटरेक्ट हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देन सेंसिटिव टू डिफेक्ट ओरिएंटेशन, डिफेक्ट का ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिफेक्ट का ओरिएंटेशन जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग डिफेक्ट हमारी इमेज बनेगी। दिस इज रेडिएशन सोर्स, यहां से रेडिएशन निकल रहा है। ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है, वर्क पीस पे डिफेक्ट इस तरीके का है अगर, तो इसकी इमेज कैसी आएगी हमारी? इस तरीके से यहाँ पे आएगा इंडिकेशन। अभी इसको मान लो ये हमारा क्यूब है, अब इसको आपने टिल्ट कर दिया, अब ये डिफेक्ट कैसा हो गया? इस तरीके से हो गया। ठीक, मतलब कैसा हो जाएगा उस केस में ये डिफेक्ट? अब इसकी इमेज कैसी बनेगी? पॉइंटेड बनेगी फिल्म के ऊपर। ओके, तो डिफेक्ट ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को तो हम किसी भी एंगल में रख सकते हैं, बट किस एंगल में रखना है ये हम आगे अभी कवर करने वाले हैं। तो डिफेक्ट का ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेस टू बोथ साइड रिक्वायर्ड, जो भी हमारा वर्कपीस इसका इंस्पेक्शन करना है उसके दोनों साइड स्पेस होनी चाहिए। मान लो ये वर्कपीस है, इसका इंस्पेक्शन करना है, ऊपर से रेडिएशन देना है, नीचे फिल्म लगानी है। अगर ये किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपका हुआ है बिल्कुल, देन वी कैन नॉट डू इंस्पेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इज लिमिटेड बाय मटेरियल थिकनेस। मटेरियल थिकनेस का लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन थिकनेस, दैट विल कवर। तो इरेडियम 192 का थिकनेस लेवल आ जाता है 3 इंच तक, कोबाल्ट 60 का आ जाता है 9 इंच तक, सीजियम 137 का आ जाता है 3.5 इंच तक। ओके, इस तरीके से लिमिटेशन रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज दैट वी आर यूजिंग टू रेडियोग्राफ अवर वर्क स्पेसिमेन। तो इसमें लिमिटेशन आ जाता है कि किस लिमिटेशन तक, किस थिकनेस तक हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। स्किल्ड इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। जो फिल्म को रीड कर रहा है वो कैंडिडेट, वो प्रोफेशनल स्किल्ड होना चाहिए। मीन्स ही शुड हैव डीप नॉलेज अबाउट द डेंसिटी डिफरेंस एंड अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द वर्क पीस। तो जो भी फिल्म रीड कर रहा है उसको वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसको किस तरीके से हमारा ये मैन्युफैक्चर हुआ है वो प्रोसेस पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, मटेरियल साइंस पता होना चाहिए, तभी वो डिफेक्ट को अच्छे से रीड कर पाएगा। रिलेटिवली स्लो, स्लो है क्योंकि पहले वही हम लोग सेटअप बनाएंगे, फिर एक्सपोज करेंगे, देन डेवलप करेंगे फिल्म को, एंड देन हम उसमें डिफेक्ट देख पाएंगे। सो दिस इज स्लो प्रोसेस। हाई कैपिटल आउटले एंड रनिंग कॉस्ट। जब आप इक्विपमेंट सेटअप करते हैं तो सबसे पहले बीएआरसी से अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्क से। बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये हमारा इंडिया में मुंबई से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, और अप्रूवल लेने में अच्छा खासा टाइम हमें लग जाता है।
फिर अप्रूवल लेने के बाद उसके इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव है। इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव, मान लो 20-30 लाख रुपए लगा के आपने एक इक्विपमेंट खरीद भी लिया, फिर उसके बाद उसमें आपको रिफिल कराना पड़ेगा। ओके, उसमें आपको आइसोटोप रिफिल कराना पड़ेगा। रिफिल कराने के लिए फिर पैसा भी जाएगा, टाइम भी लगेगा। देन इतना करा लिया, अब आपको इसकी जो एसेसरीज होती हैं, अब लेड लेड बहुत महंगा है, लेड के एसेसरीज होती हैं। फिर जो फिल्म होती हैं, फिल्म के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड होता है। चांदी तो महंगा है ही है, अब फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड है। प्लस जिस केमिकल में हम इसे डेवलप करते हैं, ठीक है, वो केमिकल अगेन महंगा है। ठीक, तो दिस इज ओवरऑल वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, और इसका इनिशियल सेटअप भी एक्सपेंसिव है और कंज्यूमेबल्स भी एक्सपेंसिव। सो दीज आर डिसएडवांटेज ऑफ रेडियोग्राफी। प्रिंसिपल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रहना है। इमेज डिस्टॉर्शन, आपने बोला कि टेढ़ा करके एंगल में रख सकते हैं। तो देखो, वर्कपीस को आप कैसे भी रखो, बट जो रेडिएशन सोर्स है, रेडिएशन सोर्स से हमारा वर्कपीस परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, परपेंडिकुलर रहेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, ये वर्कपीस है, इससे परपेंडिकुलर है, तो इमेज बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। जिस शेप का हमारा वर्कपीस है उसी शेप की इमेज बनेगी। अगर हमने इसे एंगल में रख दिया तो इमेज क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी इमेज। हाँ, और इंपॉर्टेंट चीजें, ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस। ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस, ब्लरिंग, ये सारी ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। अब सोर्स हमारा जो है वो पॉइंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉइंटेड। तो जो हम आइसोटोप खरीदते हैं वो 2 mm, 3 mm, 4 mm, बहुत छोटा छोटा सा आइसोटोप होता है, जिसके अंदर 100 क्यूरी हमारा रहता है, कैपेसिटी उसकी 100 क्यूरी रहती है। तो सोर्स छोटा रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है ये क्लियर इमेज आएगी इसकी। सोर्स अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पे पेनम्ब्रा एंड अम्ब्रा बन जाएगा, मतलब परछाई सी बन जाती है, जिससे हमें क्लियरिटी नहीं आएगी डिफेक्ट। ओके, तो सोर्स साइज शुड बी स्मॉल। दूसरी चीज, सोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। क्या क्या पैरामीटर है, सोर्स स्मॉल, सोर्स से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा, और ऑब्जेक्ट से फिल्म की डिस्टेंस कम। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, और सोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस। इतने इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नहीं तो अम्ब्रा पेनम्ब्रा, अम्ब्रा इज लाइक अंदर का, और पेनम्ब्रा मतलब परछाई टाइप का। ओके, वो जनरेट होगा अगर सोर्स साइज बड़ा है तब। यहां पे भी इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। यूजी मीन्स ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, इसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं, इज इक्वल टू एस एस मीन्स सोर्स साइज इनटू टी मीन्स थिकनेस डिवाइडेड बाय सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। पेनम्ब्रा equals source size multiplied by thickness of the object divided by SOD, source to object distance। ये लेक्चर आपके पास रहेगा, आप इससे नोट्स बाद में आराम से बना सकते हैं। SS means source size, T means thickness, divided by SOD means source to object distance। डिक्रीज इन सोर्स साइज विल डिक्रीज अनशार्पनेस, सोर्स साइज कम रहेगा तो अनशार्पनेस कम रहेगी। Increase in source size will increase the unsharpness। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस से इमेज की डेफिनेशन ही हमारी इफेक्ट होगी। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस मींस ब्लरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द फोकल पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मींस ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, ब्लरिंग एक ही बात है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, सोर्स साइज से। मींस सोर्स साइज बड़ा होगा तो ब्लर ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ब्लरिंग कम होगी। वही चीजें एक्सप्लेन की गई हैं।
अरे एक ही बात है, वो आपने जो फॉर्मूला नोट डाउन किया है ना, उसी फॉर्मूले को शब्दों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इफ द थिकनेस इज टी इक्वल्स टू 20 mm, टी इक्वल्स 20 mm। टी इक्वल्स 20 mm, और दूसरा है इसमें if the object thickness is 20 mm, focal spot is 4 mm। ओके, तो सोर्स साइज कितना हो गया? 4 mm। देन सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस इज 920 mm। सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस एसएफडी लिखा है, 920 mm। फिल्म इज इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट, फिल्म जो है ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में है। तो अभी हमें इसमें क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस मींस ब्लरिंग निकालना है कि कितना ब्लर आया है। तो उसका क्या फॉर्मूला है? एस एस इंटू कितना? 0.008। ये क्वेश्चन हो गया, इसे मैं अभी इधर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप लोग मैच करेंगे अपने आंसर से। सोर्स साइज हमारा कितना है? 4 mm इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है? 20 mm डिवाइडेड बाय सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये सोर्स से फिल्म डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सोर्स से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 920 माइनस 20 कितना? 900। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से कट के आ गया यहाँ पे 45। ओके, और बाकी काट पीट के आंसर आ जाएगा। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, और न्यूट्रॉन नंबर को एन से डिनोट करते हैं। एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है आउटर सर्कल पे। कोई भी आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, कोई भी आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। कोई भी एटॉमिक नंबर जिसका कोई भी आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, तो वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब कंटिन्यूस रेडिएशन रिलीज करेगा। इसका मतलब कंटिन्यूस रेडिएशन रिलीज करेगा। ओके, तो अगर कोई भी हमारा रेडिएशन आइसोटोप 83 से ऊपर एटॉमिक नंबर, वो कंटिन्यूस रेडिएशन रिलीज करेगा, उसके रेडिएशन को हम बंद नहीं कर सकते। उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड उसका हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ के उसकी पावर आधी हो जाएगी, आधी आधी होती रहेगी, बट जीरो नहीं होगी। ओके, जब तक हमारे मटेरियल को वो अच्छे से पेनिट्रेट करके फिल्म तक पहुंच सके। अक्सर इंडस्ट्री में 2 क्यूरी तक अगर बचा रहता है, ओके, तो हम उसे यूज करते रहते हैं। 1 क्यूरी पे भी यूज करेंगे, थिन मटेरियल का इंस्पेक्शन करना, उसके बाद बंद कर देते हैं। अक्सर करके 100 क्यूरी का हम लोग, क्यूरी इज अ यूनिट जिससे हम रेडिएशन मेजर करते हैं। ओके,
दोबारा रिफिल कराएंगे। जिससे रेडिएशन निकलता है ना, उससे गामा रेज में, उससे रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन निकलेगा तभी तो रेडियोग्राफ करेंगे। आइसोटोप वो छोटा सा चीज है जिसके अंदर से रेडिएशन निकलता है। ओके, और रेडिएशन निकलेगा तभी हम लोग रेडियोग्राफ कर पाएंगे। हैवी न्यूक्लियस हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हेंस अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियस होता है, उसके में लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। अ हैवी न्यूक्लियर हैव हायर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन। हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। Decay, it is entirely random process, doesn't depend upon the physical and chemical state of the nuclide nor external conditions such as time, temperature or pressure। मतलब कि जो हमारा आइसोटोप है ना, उसको आप कितने भी प्रेशर में रख लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कैसे भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रख लो, उसका रेडिएशन निकलना बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यूस रेडिएशन एमिशन होता रहता है। ओके, न्यूक्लियाइड्स अबव एटॉमिक नंबर 83 आर रेडियो एक्टिव। जो हम लोग गामा रेज में आइसोटोप यूज करते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, ये जनरली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड आइसोटोप्स होते हैं, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग डेवलप करते हैं, जिसको हम लोग इधर यूज करते हैं फॉर रेडियोग्राफी टेस्टिंग। वही सारी बातें हैं जो आपको बता चुका हूं। अब देखो, इसमें से तीन चीजें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो अल्फा रेज जो होती हैं वो एक कागज के टुकड़े पे भी अगर स्ट्राइक करेंगी तो उसको भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी। बीटा रेज है, बीटा रेज दे कैन क्रॉस इवन आवर हेड्स। ओके, बट गामा रेज जो होती है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो वो किसी भी चीज को क्रॉस कर जाती है। टाइम लगेगा बट क्रॉस कर जाएंगी। फाइन। Then gamma rays source intensity is proportional to the activity. Activity divided by source strength is measured in Curie. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 raised to the power 10 decay per second, which is equal to 3.7 into 10 raised to the power 10 becquerel. 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. ओके, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे मैं दोबारा से रीड कर लेता हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो और देखते रहो। सोर्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी। सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सोर्स कितना पावरफुल है। अब सोर्स आपका है, अब उससे ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, एक तो ये भी मैटर करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्जेक्ट पास में है तो जल्दी से रेडियोग्राफ हो जाएगा। सोर्स की पावर ज्यादा है तभी भी जल्दी से हमारा ये एक्सपोज हो जाएगा, सोर्स की पावर कम है तो टाइम लेगा। ओके, सो सोर्स इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी। एक्टिविटी डिवाइडेड बाय सोर्स स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन क्यूरी। एक्टिविटी या फिर सोर्स स्ट्रेंथ को हम क्यूरी में मेजर करते हैं। क्यूरी इज लाइक अ यूनिट ऑफ सोर्स स्ट्रेंथ, की सोर्स का स्ट्रेंथ कितना है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। So 1 curie is equal to 3.7 into 10 raised to the power 10 decay per second, which is equal to 3.7 into 10 raised to the power 10 becquerel. Becquerel is again unit of it. Okay, and 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. Now curie and millicurie, एक curie में 1000 millicurie होता है। Quality and intensity, curie and milliampere fixed for gamma ray. Curie into MA, MA is अब ये इमेज यहाँ पे क्या दे रही है ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे पूरी बातें क्या की गई है।
ये हमारा आइसोटोप है। लेट्स इमेजिन इसके अंदर अभी 100 क्यूरी है, ठीक है। आफ्टर टाइम टी को हम लेते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इमेजिन कर लो इसका है 75 डेज। इसका हाफ लाइफ है 75 डेज। 75 डेज के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी, आधी, ठीक है। तो इसकी पावर जब आधी होगी, इसकी पावर क्या हो गई अभी, आधी हो गई। जब इसके पास पूरी पावर थी तब इसे एक्सपोज करने में टाइम लग रहा था 1 मिनट। जब इसके पास पूरी पावर थी तो टाइम कितना ले रहा था, 1 मिनट। अभी इसकी पावर आधी हो गई, हाफ लाइफ के बाद इसकी पावर आधी हो गई। अब ये टाइम लेगा, इसकी पावर और आधी हो जाएगी, क्लियर। तो जितना इसका हाफ लाइफ होता जाएगा, पावर आधी होती जाएगी, तो उसका टाइम भी डबल होता जाएगा। ओके, इस ग्राफ में आपको यही चीज समझाने की कोशिश की गई है। आफ्टर टाइम जस्ट इमेजिन की टाइम की इसका हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ में इसकी पावर आधी हो जाएगी, a नॉट बाय 2, फिर a नॉट बाय 4, a नॉट बाय 8, लाइक दिस। एंड t इज हाफ लाइफ, मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ। टी को हाफ लाइफ से डिनोट किया। हाफ लाइफ किसी का, इसकी अपना कुछ का अपना इरिडियम 192 का जो हाफ लाइफ है वो 74 पॉइंट समथिंग है। हाफ लाइफ इसका इतना डेज। ओके, कुछ कुछ का हाफ लाइफ 3 साल, 33 साल, इस तरीके से भी होता है कि उतने टाइम के बाद उसकी पावर आधी हो जाएगी।